हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 6। और होपफुली आज ये लास्ट लेक्चर है आपका और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। उसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होता है, और हमारी दो तरह की वैलेंसी भी होती है, वो भी पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा छोटा सा टॉपिक है, छोटा नहीं है, वीडियो आपकी रेगुलर लेंथ वाली ही होगी। ठीक है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। याद होगा हमने लास्ट जो लेक्चर खत्म करा था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे करा था। हमने बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आपके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अगर आपके मान लीजिए सोडियम की हम बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। वहीं अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के 4 हैं। सोडियम की बात करूं तो 1 है। एल्यूमिनियम की बात करूं तो 3 है। फिर हमने कहा था कि ये तो हुआ आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में थोड़ा फर्क होता है। वैलेंसी हमने जब हम अपना एटम्स और एंड मॉलिक्यूल्स भी कर रहे थे तब हमने बात की थी। वैलेंसी होती है कि आपका एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे या शेयर करने पड़ेंगे एक बॉन्ड बनाने के लिए। हम सब जानते हैं हर एक एटम बॉन्ड बनाना चाहता है। अगर वो स्टेबल नहीं है, या तो वो खुद से बॉन्ड बनाना चाहता है या वो किसी और से बॉन्ड बनाना चाहता है। खुद से बॉन्ड बनाना चाहता है मतलब मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, तो सोडियम या तो खुद से बॉन्ड बनाना चाहता है, यानी कि सोडियम Na2 बनना चाहता है, या फिर अगर मैं बात करूं तो वो किसी और से बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक है। आपने CH4 जरूर देखा होगा, CH4 का नाम सुना होगा। तो CH4 में कार्बन ने खुद से बॉन्ड नहीं बना रखा, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। ये आप जानते हो कि H के साथ 4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 हाइड्रोजन यूज हुए हैं। ये सब खेल भी वैलेंसी का ही है। आपको पता चल जाएगा वैलेंसी देखकर कि कितने हाइड्रोजन लगेंगे और कितने कार्बन लगेंगे एक बॉन्ड बनाने में। याद होगा हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ही, देखो इस चैप्टर में बहुत सारा जिक्र हो रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि वो बेस चैप्टर था। हमने याद होगा उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। याद होगा आपने Na2SO4 हमने बनाया था। Na2SO4 जैसे कि हमने कहा था कि SO4 का ये एक एलिमेंट है, अलग है ये, और 2 सोडियम यूज हुए हैं तब जाके ये बॉन्ड बना है। Na2SO4 हुआ, Na2CO3 हुआ, या फिर कुछ भी हुआ, हमने उसके वो बनाने की कोशिश किए थे। क्या बनाने की कोशिश किए थे? फॉर्मूला बनाने की कोशिश किए थे। उसमें भी हमने वैलेंसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। लास्ट लेक्चर जब हमने खत्म करा था हमने कहा था कि जब आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब आप क्या करते हो? आप ये प्रेफर करते हो कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आप किसी को डोनेट कर दो, बजाय इसके आपको 7 6 या 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़े। मतलब भैया आसान भाषा में समझो, मतलब मान लीजिए आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम सब जानते हैं अगर किसी एटम को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब आप 1 को 8 कब करोगे? जब आप 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे। अब मैंने कहा था भाई 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इस 1 को डोनेट कर सकते हो। सेम ऐसे ही अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो आप क्या करना चाहोगे? आप इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहोगे। सेम फॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स है आपके, तो बजाय इसके कि आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़े, आप क्या करोगे? इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहोगे। ठीक है। तो यहीं से केस शुरू होती है वैलेंसी की। सबसे पहले वैलेंसी को पढ़ने से पहले एक चीज पढ़नी पड़ेगी। व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, दे डू सो इन अ फिक्स्ड नंबर। जब वो है ना एक फिक्स नंबर में करते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के बन जाएगा। ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कार्बन उठाया, ये उठाया और बॉन्ड बना दिया। ऐसे नहीं होता। वो बॉन्ड उसी के साथ बनाते हैं जिनके साथ हम बात करेंगे अभी। ठीक है। व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट ऑफ एन कंपाउंड टू फॉर्म अ कंपाउंड, दे डू सो इन अ फिक्स्ड नंबर डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटीज ऑफ द एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक है। जो कैपेसिटी होगी ना बॉन्ड बनाने की, उसी तरह वो बनेगा। जैसे मैंने भी आपको कहा CH4 बना है, तो ये कुछ है कि जो CH4 है कि कार्बन इसमें एक लगेगा, चार इसमें हाइड्रोजन लगेंगे। ऐसे आप ठाके ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने CH5 बना दिया या मैंने CH8 बना दिया, ऐसे नहीं बनता। ठीक है। ये एक फिक्स्ड होता है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इज नोन एज वैलेंसी। अगर वैलेंसी की हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसी क्षमता, एक एटम की कैपेसिटी क्या होता है? किसी चीज की क्षमता। तो कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम की ऐसी क्षमता कि वो एक केमिकल बॉन्ड बना सके, वो केमिकल बॉन्ड बना सके, वो क्या होता है? वैलेंसी कहलाता है।
ठीक है, आसान सी चीज़ है, नोट्स में डाल लो अपने और इसे थोड़ा सा याद कर लेना। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिसाइड द नंबर ऑफ अदर एटम्स विच कैन कंबाइन विद वन एलिमेंट। ठीक है, तो वैलेंसी ही डिसाइड करती है कि कितने एटम जो हैं इस एटम के साथ कंबाइन करेंगे। अगर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो एग्जांपल है कार्बन। देखिए कार्बन हम सब जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। क्यों भाई? याद करो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कल जब वीडियो में खत्म कर रहा था, कल मतलब जिस दिन वीडियो हम खत्म कर रहे थे, हमने कहा था कि अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ना तो आप 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो, ना ही आप 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो। 4 इलेक्ट्रॉन्स देना भी मुश्किल और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना भी मुश्किल है। यहां पर क्या होती है, शेयरिंग होती है, वो चीज अलग है। लेकिन वैलेंसी कितनी है? 4 है भाई। वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है और हम जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 एटम ऑफ एन कार्बन कैन कंबाइन विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म CH4। एक कार्बन का एटम 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाने के लिए? CH4 बनाने के लिए। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई आप कैसे बता रहे हो कि इसकी वैलेंसी क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है, वो कैसे आ रही है? मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज समझ लो, वैलेंसी एक एलिमेंट की किस तरह डिसाइड की जाती है? उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखकर। अगर आपको किसी भी एटम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप झट से उसकी वैलेंसी बता सकते हो। अगर आपको किसी का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये पता है तो झट से बता दोगे कि इसकी वैलेंसी क्या है। अभी अभी 2 मिनट में लो। रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आएगी बात कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखकर मैं किसी की वैलेंसी कैसे बता सकता हूँ। देखो भाई, आसान भाषा में अभी मेरे से समझ लो, बाद में हम अपने जो ये थ्योरी है वो पढ़ लेंगे। मैंने आपको कहा था जब भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो आप क्या करना चाहते हो? देखो एक चीज और सुनो, वैलेंसी होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने दिए या लिए या शेयर करे। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, दिए या शेयर करे, उसे फर्क नहीं पड़ता आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंसी को मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो दिए हैं, या तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं। एक एटम को देखकर आप ये बताइए कि इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, या इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अभी समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। मान लो मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जरा मुझे बताओ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा? तो भाई जाहिर सी बात है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना देना पसंद करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना देना पसंद करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। मतलब भाई जैसे वैलेंसी में मैंने अभी आपको समझाया, वैलेंसी होती है एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो देगा, या तो लेगा, या तो शेयर करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो देगा, या तो लेगा, या शेयर करेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। चलिए भैया ये तो कोई बात नहीं, हमें समझ में आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 थे, वैलेंसी भी 1 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 थे, वैलेंसी भी 1 होगी। बताओ जरा क्लोरीन की बताओ, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जरा भाई इसका बताओ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा? तो भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? अभी भी बहुत बच्चों के मन में चल रहा है 7, अभी भी बहुत बच्चे सोच रहे हैं 7। नहीं भाई, इसकी वैलेंसी हुई 1। कैसे? मैंने अभी अभी आपको बताया, वैलेंसी होती है एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन या तो लेगा, या तो देगा, या तो शेयर करेगा। अब इस क्लोरीन ने एक भी इलेक्ट्रॉन किसी को दिए नहीं, तो यहां देने का किस्सा तो खत्म हो गया। बात आई क्या इस क्लोरीन ने किसी से एटम शेयर करे? नहीं भाई, किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं करे।
अब बात आई, क्या इस क्लोरीन ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हैं? क्या इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हैं? बिल्कुल इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। और कितने लिए हैं? एक लिए हैं। तो वैलेंसी कितनी होगी? एक हो गई। कितनी वैलेंसी होगी? एक होगी। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि क्लोरीन का 7 आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी 7 हो जाएगी, वो हो गई गलत। वो बच्चे हो गए गलत, है ना? कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, तो 7 इलेक्ट्रॉन जैसे कि मैंने कहा था देना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेना बहुत आसान है। तो एक इलेक्ट्रॉन लो और क्लोरीन की वैलेंसी क्या बना दो? एक बना दो, एक बना दो। चलो एक और बना समझाते हैं। एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आसान भाषा में इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ज़रा मुझे ये बताइए कि 5 इलेक्ट्रॉन लेने आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन देने आसान है? मैंने कहा था छोटी फिगर देखा करो। अगर 5 और 3 में किसी को चुनना है तो 3 को झट से चुन लेना, 3 को झट से चुन लेना। तो भाई 5 देना आसान है, वो 5 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स देना बहुत आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है। तो अब मुझे बताओ इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। बहुत आसान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है। जरा बताइए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कोई बताएगा मुझे फटाफट? सो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुझे ये बताइए 5 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है? भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है। अब बात आई, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। वैलेंसी कहती है किसी ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, वही वैलेंसी होती है। ठीक है, तो अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो वैलेंसी कितनी होगी? 3 हो गई। वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। तो जो बच्चे यहाँ पे 5 सोच रहे थे कि वैलेंसी 5 आएगी, वो गलत हो गया। ठीक है भाई। और एक और बात, वैलेंसी ना तो पॉजिटिव होती ना नेगेटिव होती। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो उसकी वैलेंसी हो गई +3, उसकी वैलेंसी होगी +3। और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स 3 लिए हैं तो उसकी वैलेंसी होनी चाहिए -3। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सिर्फ और सिर्फ चार्ज आता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ चार्ज आता है, वैलेंसी में नहीं होता। ठीक है भाई, अब तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम की वैलेंसी सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम की वैलेंसी भी 1 ही होती है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की वैलेंसी 7 हो। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी 7 नहीं होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर आप क्लोरीन में डाल दोगे तो उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। क्लोरीन की क्या होती है? 1 होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप अगर याद कर सकते हो तो कोई बात नहीं, वरना आप सीधा क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो और बता दो। एक छोटी सी आसान चीज है। इन जनरल जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स आप सब जानते होंगे, लिथियम, सोडियम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सब जो है आपके क्या है? वो है मेटल्स है ना। ये आपका ये मेटल्स हैं। और जैसे अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ऐसे आपका ये सब क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं। ये सब क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं, मेटल्स जो हैं आपके, उसकी अगर आपको वैलेंसी निकालनी हो तो सबसे आसान तरीका होता है, जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेटल में, वो ही क्या है? उसकी वैलेंसी है। जैसे एग्जांपल सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, वैलेंसी क्या है? 1। सोडियम, ऐसे ही अगर मैं बात करूं उसकी मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 2, और उसकी वैलेंसी क्या है? 2। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, और उसकी भी वैलेंसी कितनी है? 3। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल की वैलेंसी आप आसाम से निकाल सकते हो। नॉन मेटल की वैलेंसी निकालने का तरीका ये है कि जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं,
आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे आप 8 से माइनस कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उसे 8 में से माइनस करता हूं तो आता क्या है, 1 आता है। और क्या 1 ही नहीं होती आपकी वैलेंसी? क्या क्लोरीन की वैलेंसी 1 नहीं होती? बिल्कुल भाई, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। चलो मैं आपको उसकी बताता हूँ, ऑक्सीजन की। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा, है ना, हम जिंदा किस लिए हैं? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अगर मैं 8 को 6 से माइनस करता हूं तो 2 बचता है, और 2 ही आपकी ऑक्सीजन की क्या होती है? वैलेंसी होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसीज की। वैलेंसी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक होती है कोवैलेंसी। एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक होती है कोवैलेंसी। अब सुनो, इलेक्ट्रोवैलेंसी जब है जब आपका एक एटम अपने से अलग किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाए। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? जब आपका एक एटम, मान लो आपका सोडियम जो है, आपका जो सोडियम है वो किसी और के साथ बनाए बॉन्ड, बस सोडियम के साथ ना बना रहा हो, वो सोडियम के साथ बॉन्ड ना बना के किसी और के साथ बॉन्ड बनाए, मान लो वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वहां पे ये इलेक्ट्रोवैलेंसी का केस आता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब आपका कोई बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। चलो मैं बताता हूं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by one atom of an element to achieve the nearest inert gas electronic configuration is known as electrovalency। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इस इलेक्ट्रोवैलेंसी वाली केस में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो सकते। इस इलेक्ट्रोवैलेंसी वाली केस में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ या तो आप इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हो या तो आप इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हो, लेकिन इस इलेक्ट्रोवैलेंसी वाले केस में आप इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपका एक केमिकल बॉन्ड बनता है, या फिर मैं आयोनिक बॉन्ड बोलूं, उसे मैं गलत बोल रहा हूं, जब आपका एक आयोनिक बॉन्ड बनता है तब कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते। तब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज होते हैं या गेन होते हैं। देखो मैंने कहा था कुछ नई चीजें आएंगी, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन आराम से मिल जाएगा जब आप नेक्स्ट अर्लियर क्लासेस में जाओगे। ठीक है, आगे जाओगे। ये सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए है। देखो, जब सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तब वो आयोनिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर ना होके अब सोडियम क्या करता है? अपने सारे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। वहीं अगर मैं कोवेलेंसी की बात करूं तो कोवेलेंसी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ शेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ शेयर होते हैं, यानी कि जब सोडियम अपने आप से बॉन्ड बना रहा हो, जब सोडियम अपने आप से बॉन्ड बना रहा हो यानी कि Na2, तो भाई जब Na2 सोडियम अपने आप से बॉन्ड बनाता है तब वो क्या करते हैं? तब वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तेरा भी होगा और तेरा इलेक्ट्रॉन मेरा भी होगा, है ना। तो यहाँ पे होती है शेयरिंग। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो कार्बन में भी यही चीज़ होती है, और कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है हमारा जो बहुत ही ज़्यादा हाई कोवेलेंसी शो करता है। कार्बन अपने आप से बॉन्ड बनाना चाहता है। कार्बन क्या करेगा? अपने आप से बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे कार्बन अपने आप से बॉन्ड बना रहा है, यानी कि कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो इसके भी है, और इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब इसके भी हैं। तो कोवेलेंसी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, दूसरे एलिमेंट से पहले एलिमेंट की तरफ, ताकि वे क्या अचीव कर सके? एक नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर सके। क्या करके? शेयरिंग करके। क्या करके? शेयरिंग करके। अब यहां पे भी नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करनी है, लेकिन क्या करके? या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके या इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। ठीक है भाई, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके या इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। ये बात आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज होगा या तो गेन होगा, क्या करने के लिए? नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए। लेकिन कोवेलेंसी क्या है? कोवेलेंसी है जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए। ठीक है,
लाओ मैं आसान भाषा में लिख देता हूं, कोवेलेंसी में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कोवेलेंसी में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंसी में इलेक्ट्रॉन या तो लूज होते हैं या गेन होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं। ठीक है भाई, अब समझ में आ गई, अब समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं आइसोटोप, एक नया टॉपिक, एक नई चीज अब आप पढ़ने वाले हो। आइसोटॉप्स क्या होता है, ठीक है, देखो नई चीज है, ध्यान लगा के सुनना, आ जाएगी समझ में। आइसोटोप्स आर एटम दैट ऑफ द सेम एलिमेंट, आइसोटोप्स वो एटम है एक सेम एलिमेंट के, जिनका क्या होता है, जिनका एटॉमिक मास तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि क्या, मतलब कि एक ही एलिमेंट का जो z होता है यानी कि एटॉमिक नंबर, वो तो क्या होगा, वो तो होगा सेम, वो तो क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन जो उसका एटॉमिक मास होता है, जो उसका एटॉमिक मास होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिफरेंट, वो क्या हो जाता है डिफरेंट। समझ में आया भाई। अब क्योंकि अगर किसी चीज का एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा। भाई मुझे बताओ, मुझे ये ज़रा बताओ, ज़रा मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एटॉमिक नंबर किसी दो एलिमेंट का एक जैसा हो, क्या कभी ऐसा हुआ है, नहीं ना, है ना। तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। चलिए समझाता हूँ। तो भाई जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी का z सेम है, अगर किसी का z सेम है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो जाहिर सी बात है वो एक ही तरीके के एलिमेंट होंगे, है ना, वो एक ही तरीके के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बिकॉज दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स में एक ही तरीके के जो है एटॉमिक नंबर एक ही होता है क्योंकि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं आइसोटोप्स, ये समझ लो भाई। क्लोरीन जो है, अब तक आपने पढ़ा होगा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 होता है। अब तक आप पढ़ते आ रहे थे, लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि साइंटिस्ट को क्या मिला, साइंटिस्ट को नई नई चीज मिली और उन्होंने देखा कि एक ऐसा एलिमेंट भी मौजूद है जो है तो बिल्कुल क्लोरीन जैसा, लेकिन उसका एटॉमिक मास 35 ना होकर, उसका एटॉमिक मास 35 ना होकर कितना है, 37 है। उसका एटॉमिक मास 35 ना होकर 37 है। और उन्होंने एक चीज और देखी कि उसका एटॉमिक मास अगर 37 हुआ है, एटॉमिक मास उसका 37 हुआ है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। एटॉमिक नंबर मतलब कितने उसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने देखा कि हमारे नेचर में एक तरीके का क्लोरीन ना मौजूद होकर दो तरीके का क्लोरीन मौजूद है, एक तरीके का क्लोरीन ना मौजूद होकर दो तरीके का क्लोरीन मौजूद है। जो हमारा एक तरीके का क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 35, और दूसरे क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 37। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि दोनों ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, दोनों ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना आया, 17 आया। और मैं भाई बताऊं, ये दोनों क्लोरीन किस लिए है पता है, क्योंकि इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। अगर इन दोनों का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता ना, इनका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता तो ये क्लोरीन नहीं होते, ये क्लोरीन नहीं होते। ठीक है, तो ये नई चीज मिली साइंटिस्ट को, उन्होंने देखा कि एक ही एलिमेंट के दो फॉर्म हैं। ये बात समझ में आ रही है, एक ही एलिमेंट के दो फॉर्म है, यानी अब क्लोरीन एक स्टेट में ना होकर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें उसका एटॉमिक नंबर तो 17 ही है लेकिन एक का एटॉमिक मास 35 है तो दूसरे का एटॉमिक मास 37 है। अब जरा मुझे बताओ एटॉमिक मास क्या होता है। हमने जब ये चैप्टर शुरू करा था सबसे पहले एटॉमिक मास पढ़ा था, याद होगा आपको। हमने बताया था एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स के मास की तो भाई जिक्र होती ही नहीं है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है, कितने आपके पास प्रोटॉन्स मौजूद हैं प्लस कितने आपके पास न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। अब मैंने आपको कहा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, अब क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन्स का नंबर भी सेम है। याद करो मैंने एटॉमिक नंबर भी आपको बताया था, एटॉमिक नंबर होता है कि आपके एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं। अब क्योंकि प्रोटॉन्स के अमाउंट तो सेम है,
अब क्योंकि प्रोटॉन्स का अमाउंट तो सेम है, तो क्या चीज चेंज हो रही होगी? न्यूट्रॉन्स के अमाउंट चेंज हो रहे हैं। जी हाँ, न्यूट्रॉन्स के अमाउंट चेंज हो रहे हैं। तो एक आइसोटोप 2 या 3 फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो, क्लोरीन का जिसका एटॉमिक मास 35 है, उसके पास 18 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। और क्लोरीन के उस आइसोटोप के पास जिसका 37 एटॉमिक मास है, उसके पास 20 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये नई चीज़ थी जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी। उन्होंने डिस्कवर क्या करा कि प्रोटॉन्स का अमाउंट नहीं चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन्स का अमाउंट चेंज हो रहा है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होने की वजह से एक ही एलिमेंट 2 या 3 स्टेट में मौजूद होता है ना। स्टेट मतलब या डिफरेंट फॉर्म में कह लो आप, है ना। इट इज क्लियर दैट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप बन जाते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट क्या बन जाता है? आइसोटोप। अब आइसोटोप की एक चीज जरूर याद रखना, आइसोटोप में कभी भी आपका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, कभी भी एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। और अगर एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तो वो एक ही एलिमेंट होंगे। भाई, क्या 17 किसी और का भी एटॉमिक नंबर होता है? क्लोरीन के अलावा किसी और का भी एटॉमिक नंबर 17 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो किसी और का भी एटॉमिक नंबर 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर कहीं पे लिखा है सेम एटॉमिक नंबर यानी कि एक ही एलिमेंट की बात हो रही है, एक ही एलिमेंट की बात हो रही है। जैसे कि क्लोरीन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन की बात हो रही है। क्लोरीन के डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या है, क्या हो गया है, आपका आइसोटोप बन गया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर मत जाइए, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम है। किस चीज़ पे जाइए? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाइए, ये चीज़ पढ़िए। यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे पढ़िए 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। ठीक है भाई। तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 35 होता है, इसका एटॉमिक मास 37 होता है। क्या है ये? क्लोरीन 35 आइसोटोप, क्लोरीन 37 आइसोटोप। इसलिए आपने कभी पढ़ा होगा, हमने लास्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ही पढ़ा था कि क्लोरीन के जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। तब बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था, मतलब बहुत तो नहीं यार, 3-4 बच्चों ने मेरे से पूछा था कि यार कमेंट में, भैया 35.5 क्यों है? मतलब एटॉमिक मास तो 35 है, तो ये 0.5 क्यों आ रहा है? तो भाई ये 0.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। हम एग्जैक्टली एटॉमिक मास नहीं ले सकते, हमें एवरेज मास लेना है। हमें इसके भी मास को कंसीडर करना है और हमें इसके भी मास को कंसीडर करना है। अब और एक सवाल बनेगा, भैया अगर इसका एवरेज एटॉमिक मास 35 है और इसका एवरेज एटॉमिक मास 37 है, तो वो, सॉरी एवरेज कह रहा हूँ, एग्जैक्ट मास, तो इन दोनों का एवरेज तो 36 आना चाहिए। दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। भाई ये तरीका नहीं है एवरेज निकालने का। हमने फिजिक्स में 2 तरीके पढ़े हैं एवरेज निकालने के। एक क्या, मतलब मैथमेटिक्स से पढ़ के आता है, फिजिक्स में यूज करते हैं। एक तो होता है दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ये चीज सही नहीं है, सही क्या है कि कौन कितने अमाउंट में मौजूद है। चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास 100 क्लोरीन मौजूद है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 100 क्लोरीन मौजूद है। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि 75 क्लोरीन में से ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास क्या है, 35। 75 क्लोरीन ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास क्या है, 35। और केवल 25 क्लोरीन ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास क्या है, 37। तो 75 क्लोरीन तो ऐसे हैं जिनका मास क्या है, 35, और 25 क्लोरीन ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास क्या है, 37। और जब हमने इसका एवरेज निकाला तो क्या आया, 35.5 आया। तब क्या आया, 35.5 आया। कैसे करते हैं ये चीज़? ऐसे करते हैं, हम 35 की मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 से, प्लस हम क्या करते हैं, 37 की मल्टीप्लाई 1/4 से, और जो चीज़ आती है उसे डिवाइड कर देते हैं। वो क्या आएगा, आपकी 35.5 आता है। ये चीज़ में हमें नहीं घुसना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, क्योंकि बहुत लोग अभी मेरे से पूछने वाले थे कि अगर 35 और 37 ये 2 डिफरेंट मास थे तो हमें क्या कह देना चाहिए था कि एवरेज मास हो गया 36। लेकिन ऐसा नहीं होता।
हम ये देखते हैं कि कौन कितने अमाउंट में मौजूद है। भाई ये देखा गया ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है और ये बहुत कम अमाउंट में मौजूद है। ठीक है, हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सेम एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होता है, वही चीज़ जो ऊपर पढ़ के आए हैं, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। प्लीज नोट दैट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है, डिफरेंट इन द एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप। जो डिफरेंट एटॉमिक मास है ना आइसोटोप के, उसका केवल एक यही रीज़न है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो भाई क्लोरीन के जैसे 2 आइसोटोप्स होते हैं, वैसे हमारे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और उनको तो नाम भी दिया गया है, उनको नाम भी दिया गया है। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, इनका आपको नाम याद नहीं करना है, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं, उसके 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं और उनका आपको नाम भी दिया गया है। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले जो उनके आइसोटोप्स है वो क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 ही है, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 ही है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम जैसे आप देख सकते हो आइसोटोप को 1H1, ड्यूट्रियम को लिखा गया है 1H2 और ट्रिटियम को लिखा गया है 1H3। इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 111, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 111। जैसे कि हम जानते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज नहीं कर सकते एक एलिमेंट का, अगर प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट सेम होता है, प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की कमी है, इसकी कमी है, प्रोटियम का 0, ड्यूट्रियम का 1 और ट्रिटियम का 2। ठीक है भाई, ट्रिटियम का 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे आप इनका फिगर देख सकते हो। जो आपका ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ये वाला हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं मौजूद है, इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं मौजूद है। इसका नाम क्या है, प्रोटियम, इसका नाम है प्रोटियम। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास ही 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबके पास एक प्रोटॉन है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन है। जैसे आपका जो हैवी हाइड्रोजन है, इसे हैवी हाइड्रोजन बोला जाता है। ये क्या है, ड्यूट्रियम है, इसका पास 1 न्यूट्रॉन है। अगर मैं वेरी हैवी हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये आपका ट्रिटियम है, ये आपका क्या है, ट्रिटियम है। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात, ये आपको शायद क्लियर होगी। चलते हैं आगे। अब आप कार्बन का भी आइसोटॉप देख सकते हो, कार्बन के भी आइसोटॉप्स के आपने बारे में सुना होगा। कार्बन के भी हमारे 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो। ये चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सबका 6 है, लेकिन जो इनका मास नंबर है या फिर जो इनका वो होता है एटॉमिक मास है वो क्या है, 12, 13 और 14। क्या है, 12, 13 और 14। ठीक है भाई, फिर से वही चीज़ है, इनमें सिर्फ और सिर्फ किसकी कमी है, इनमें क्या परेशानी है, इनके जो है न्यूट्रॉन ज़्यादा है। भाई ये चीज़ नेचर में मौजूद है, क्यों है इसका हम कोई रीज़न नहीं बता सकते। बस नेचर में 2 तरीके के कार्बन है या 3 तरीके के कार्बन है, एक के पास 6 न्यूट्रॉन है तो एक के पास 7 न्यूट्रॉन है तो एक के पास 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो भाई ना हम ऐसे लिखते हैं, C12 लिखते हैं, C13 लिखते हैं और C14 लिखते हैं। C12 किसको लिखते हैं, जिसका मास नंबर 12 है। C13 उसे लिखते हैं जिसका मास नंबर 13 है और C14 उसे लिखते हैं जिसका मास नंबर 14 है। ठीक है भाई, ऐसे ही ऑक्सीजन का भी आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के भी आपके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 16, 17 और 18। फिर से एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है इनका एटॉमिक मास। जैसे 16, 17 और 18, फिर से यही चीज़। ऐसे आपका नियोन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, Ne20, Ne21 और Ne22। ठीक है भाई, ये चीज़ होगी आइसोटोप की। जब हम आइसोटोप पढ़ लिया, अब हमारे मन में एक सवाल ये आया भैया, हमारे मन में ये सवाल आया कि क्या आइसोटोप्स की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल हमारे मन में ये आया कि भैया क्या आइसोटोप्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। इसका जवाब है नहीं भाई, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग नहीं होती। क्योंकि ज़रा मुझे बताओ आइसोटोप्स में क्या चीज़ नहीं है। आइसोटोप्स में सिर्फ और सिर्फ चीज़ क्या है, आइसोटोप्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन का अमाउंट चेंज हो रहा है।
किसी में न्यूट्रॉन कम है, किसी में न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो किसी में न्यूट्रॉन्स और ज़्यादा है। लेकिन हम जानते हैं जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होगी। मेरी नहीं मान रहे हो तो थ्योरी पढ़ लो। वी कैन एक्सप्लेन दैट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। हर एक आइसोटोप्स की एक ही तरीके की प्रॉपर्टी होती है ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखकर आप ये बता सकते हो कि उनका जो है प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती है। भाई मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन आपका ये है, ऑक्सीजन आपका ये रहा, ये आपका ऑक्सीजन है। इसमें तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 8 है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2,6 ही तो आएगी भाई। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 16, 17 या 18 होने से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। और जब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क कैसे पड़ेगा? हमने कहा था कि केमिकल कॉम्बिनेशन में, केमिकल प्रॉपर्टीज में या केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपके कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनके मासेस डिफरेंट होते हैं। भाई केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट है, इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। फिजिकल क्या होता है? ओवरव्यू, ऊपर से देखने पे, है ना भाई। किसी के आदमी का फिजिकल देखते हो तो आप क्या देखोगे? भाई इस बंदे का वेट ज़्यादा है, इस बंदे का वेट कम है। तो यहीं पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। जो हमारे आइसोटोप्स हैं उनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि उनका डिफरेंट मास है। तो ये तो हुआ आइसोटोप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। नहीं समझ में आई दोबारा से समझो क्योंकि आपका ये नया टॉपिक है। परेशान मत हो, ये आपका नया टॉपिक है इसलिए आपको लग रहा है। अब छोटी सी बात आइसोबार्स की भी कर लेते हैं। आइसोबार्स वैसे बहुत इजी होते हैं। आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे कि हमने कहा था आइसोटोप्स में एक ही एलिमेंट की बात हो रही थी भाई, क्लोरीन की ही बात हो रही थी या ऑक्सीजन की बात हो रही थी या हाइड्रोजन की बात हो रही थी या फिर नियोन की बात हो रही थी। और उनके जो है न्यूट्रॉन्स में चेंज आने की वजह से, उनका एटॉमिक नंबर सेम था और उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट था। उनका एटॉमिक नंबर सेम था और एटॉमिक मास क्या था? सेम था। लेकिन आइसोबार में तो बात ही डिफरेंट एलिमेंट्स की हो रही है। यानी कि अगर आपका एक एलिमेंट ऑक्सीजन है तो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज है डिफरेंट एलिमेंट। तो आइसोबार्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर। मतलब नई चीज आई है। आइसोटोप्स में एक चीज समझो, आइसोटोप्स में जो Z था यानी कि एटॉमिक नंबर वो क्या था? सेम था। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या था? सेम था। और एटॉमिक मास क्या था? डिफरेंट था। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंट था। लेकिन यहां पर आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। और एटॉमिक मास क्या है? सेम है। एटॉमिक मास बोल लो या मास नंबर बोल लो, एटॉमिक मास क्या है? सेम है। अगर मैं बात करूं आर्गन की तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है या नहीं है? दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है या नहीं है? दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है। क्या? 40 और 40। ये इत्तेफाक है। क्यों? क्योंकि आर्गन के पास 22 न्यूट्रॉन मौजूद है, वहीं कैल्शियम के पास केवल 20 न्यूट्रॉन मौजूद है। भाई ये न्यूट्रॉन सारा नेचर का केस है, हम खुद से उठा के नहीं डालते हैं। नेचर ने आर्गन को 22 न्यूट्रॉन दिए हैं
और कैल्शियम को केवल 20। तो भाई जब आप 20 + 20 करते हो तो भी 40 ही होगा, और 18 + 22 करते हो तो भी 40 ही होगा। तो ये इत्तेफाक है, दोनों का मास नंबर क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। तो आइसोबार्स तो वो है जिनका मास नंबर क्या है, सेम है। आइसोबार्स तो वो है जिनका मास नंबर बोल लो या एटॉमिक मास बोल लो क्या है, सेम है। लेकिन आइसोटोप्स वो हैं जिनका मास नंबर बोल लो या एटॉमिक मास बोल लो डिफरेंट है। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म भी हो गया है भाई, यहाँ पे ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में अगर कुछ कुछ डिफरेंट लगा है तो भाई कोई बात नहीं है, आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दोबारा से वीडियो देख लेना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी में परेशानी आई होगी, आइसोटॉप्स में परेशानी आई होगी। भाई वीडियो की सबसे आसान बात ये होती है, सबसे अच्छी बात ये होती है, नहीं समझ में आया आप उसे 4 बार देख सकते हो। टीचर आपका परेशान हो सकता है कि यार भाई तू मेरे से बार बार पूछ रहा है, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक चीज़ को जोर देकर मैंने समझाया है, ठीक है। जहां मुझे लग सकता है कि बच्चे को परेशानी आएगी, क्योंकि वो नया टॉपिक पढ़ रहा है यार, आइसोटॉप्स आइसोबार हम नहीं पढ़ के आते 8th में, है ना, तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जोर दिया है। बाकी नहीं भी समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता देना, वरना दोबारा वीडियो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। चैप्टर क्या ख़त्म हो गया, आपकी केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है क्लास 9th की, ठीक है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इसका चैनल का लिंक, वीडियो का भी लिंक शेयर कर देना। और लास्ट में इतना कहूँगा, अपना ध्यान रखो, सेफ रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग, कीप काम, लव यू ऑल, बाय बाय।